नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ फिर उपस्थित हैं एक और नई कहानी लेके। और ये जो कहानी है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आप ये कहानी सुनाइए। और उनको ये नहीं पता था कि ये जो कहानी है ये मेरी एक सीरीज़ है, लाइफ ऑफ माफिया सीरीज़ के ये उसके एपिसोड का भी हिस्सा है। खैर, आपकी लाइफ ऑफ माफिया सीरीज़ तो मेरी आ नहीं पाई, अब वो कंप्लीट नहीं हो पाई, वो बन नहीं पाई, स्टार्ट होने से पहले ही वो एक तरीके से रुक गई। तो लाइफ ऑफ माफिया सीरीज़ की बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो आप इस समय मेरी द्वारा दास्तान सीरीज़ में सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एपिसोड है ये लाइफ ऑफ माफिया सीरीज़ का है। और ये जो कहानी है वो मुंबई माफिया की इंटरनेशनल माफिया होने के बाद की है। मैं बात कर रहा हूँ छोटा शकील और छोटा राजन की। छोटा शकील और छोटा राजन की ये जो कहानी है, ये एपिसोड में हमने दिखाई थी कि छोटा राजन को कैसे छोटा शकील ने ट्रैक डाउन किया। 94 में जब छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो जाता है और इन दोनों के बीच में गैंग वॉर शुरू हो जाती है, तो दाऊद इब्राहिम ने जो कार्यभार जो है, मतलब कि छोटा राजन को एलिमिनेट करने का काम छोटा शकील को दिया। और ये सब जानते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या दूसरे गैंगस्टर्स हो या दूसरा गैंग ग्रुप हो, वो अच्छे से जानते हैं कि छोटा शकील जो है सबसे बड़ा मास्टर प्लानर है डी कंपनी में। और वो इतना बड़ा मास्टर प्लानर है कि वो लोग उससे दूसरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो इस बात से भी डरते हैं कि अगर हमारा कोई ग्रुप मेंबर इससे मिल गया तो ये उसको तोड़ लेगा अपनी बातों से, किसी भी तरीके से। तो इसलिए सब छोटा शकील से काफ़ी घबराते भी हैं मास्टर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जब सबसे पहली बार जब ये जो बैंकॉक का अटैक जो प्लान करना होता है, वो प्लान कैसे होता है, तो सबसे पहली गलती जो छोटा राजन करता है वो ये करता है कि ओपी सिंह से और हेमंत पुजारी से मुंबई में एक फ़ोन कॉल सुनवा कराता है। वो फ़ोन कॉल करवाता है मोहन नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट को, जहाँ पे हेमंत पुजारी एक हांगकांग का नंबर छोड़ता है। 00852 00 852 हाँ 981 981 24 24 134 व्हाट इज द नंबर 134 हाँ 00852 981 24 134। ये नंबर हाँ, ये हेलो। हेलो हाँ, ये हांगकांग का नंबर है। हाँ ये नाना भाई का नंबर है। नाना भाई का नंबर है हाँ, नाना भाई का नंबर है। हाँ जानते हो ना नाना भाई को? नहीं जानता हूँ छोटा राजन का नंबर है। छोटा राजन का और ये वो जो हांगकांग का नंबर है, ये हांगकांग का नंबर पहुंच जाता है छोटा शकील पे। अब छोटा शकील इस नंबर को ट्रैक डाउन करता है और जो इसकी कहते हैं कि इसकी लोकेशन पता चलती है वो बैंकॉक में पता चलती है। दूसरी तरफ एक और चीज़ पता चलती है कि गुरु साटम और आपके रवि पुजारी जो हैं एक दिन छोटा राजन पे पहुंचते हैं और छोटा राजन से ये कहते हैं कि हमें $1000 चाहिए। और $1000 इसलिए चाहिए कि हमें कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ अपने बच्चों के लिए सामान खरीदना है। तो राजन जो है मना कर देता है गुरु साटम को और रवि पुजारी को $1000 देने के लिए। तो इससे जो है $1000 जो है लेट 90s में अराउंड मेरे हिसाब से 30 का डॉलर रहा होगा, तो 30,000 रुपये के आसपास मान लीजिए, 30-35 हज़ार रुपये को मना कर देता है छोटा राजन। अब छोटा राजन जब मना कर देता है तो ये एक तरीके से दोनों गुरु साटम और रवि पुजारी बड़े आहत होते हैं। इतने आहत होते हैं कि ये अपना छोटा राजन को से अलग होने का मन भी बना लेते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम इसकी टिप भी छोटा शकील तक पहुंचा दें। तो जो है ये भी एक उसमें से एक हिस्सा है $1000 ना देने का, और दूसरी तरफ वो एक फ़ोन कॉल जो हेमंत पुजारी और पी सिंह से मोहन को करवाई मुंबई में, जहाँ से इसकी लोकेशन पता चलनी शुरू हुई। खैर, वहाँ से ये दोनों जो हैं गुरु साटम और रवि पुजारी दुबई चले जाते हैं। और दुबई में जो है ये एक जगह बैठे होते हैं, रवि पुजारी, खासकर रवि पुजारी, और वहाँ पे इसको कोई पहचान लेता है। और वहाँ पे ये जो है कहते हैं कि शरद शेट्टी के पास पहुँचता है रवि पुजारी, और रवि पुजारी कहता है कि मैं आपको छोटा राजन की लोकेशन बताऊँगा और आप मुझे इसके बदले पैसे 5 करोड़ रुपये दीजिए। तो ये बात जब शरद शेट्टी को पता चलती है तो वो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम को बताता है। तो कहते हैं कि जो
5 करोड़ रुपए हैं वो छोटा शकील रवि पुजारी को देता है। दूसरी तरफ कुछ हज़ार दिरहम की अराउंड 50,000 और 60,000 दिरहम की जो एक शॉपिंग है वो भी रवि पुजारी डी कंपनी के लोगों के द्वारा पैसे दिए जाने पे करता है। यहाँ से छोटा शकील को पता चलता है कि ये छोटा राजन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एक तो उसे फ़ोन कॉल से पता चलती है नंबर से, दूसरी उसको रवि पुजारी उसकी लोकेशन बताता है। तो छोटा शकील अपने लड़कों को बैंकॉक भेजता है। कुछ पासपोर्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पासपोर्ट्स पे वहाँ भेजता है और कहते हैं कि 3 लोग, जिसमें से एक मुन्ना झिंगारा था और 2 लोग और थे, वो और वहाँ वहाँ के 6 थाई लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और जहाँ पे छोटा राजन का घर था वहीं के पास पे इन्होंने एक होटल भी लिया। दूसरी तरफ अब बैंकॉक में छोटा राजन कर क्या रहा था। बैंकॉक में छोटा राजन रोहित वर्मा के साथ था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रोहित वर्मा ने वहाँ पे जो नाम रखा हुआ था वो शायद माइकल डिसूज़ा रखा हुआ था। और माइकल डिसूज़ा जो है यानी कि रोहित वर्मा वहाँ पे एक ज्वेलरी की शॉप चला रहा था। और रोहित वर्मा का जो काम था छोटा राजन के लिए वो बिजनेस एसोसिएट्स से बात करना और पैसा इकट्ठा करना और नए लड़कों को इकट्ठा करना। नए लड़कों में उसमें से एक नाम बहुत ही अब फेमस हो रहा है, रिसेंटली न्यूज़ में आता रहता है, उसकी फ़ोन कॉल्स भी आती रहती हैं, प्रसाद पुजारी। प्रसाद पुजारी को भी जो है कहते हैं रोहित वर्मा ने ही ट्रेंड किया था, और रोहित वर्मा को प्रसाद पुजारी अपना गुरु मानता है। और जब रोहित वर्मा माइकल डिसूजा के नाम से रह रहा था तो वहाँ पे एक लीगल बिजनेस भी दिखाना ज़रूरी होता है। दूसरे कंट्री में आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ के एक लोकल पार्टनर के साथ मिलके, क्योंकि थाईलैंड की एक पॉलिसी है कि आप जो हैं अपनी वहाँ पे कोई भी बिज़नेस करेंगे तो लोकल पार्टनर चाहिए होगा 51% का। तो वहाँ पे उसने एक लोकल पार्टनर लेके एक अपनी ज्वेलरी की शॉप डाली, एक अच्छी खासी ज्वेलरी की शॉप डाली बिल्कुल मेन रोड पे। और इसके जो दूसरी इसी तरफ जो है छोटा शकील के लड़के जो है वो पूरी ज्वेलरी की दुकान की रेकी भी कर चुके होते हैं, और छोटा राजन के कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो उसको खींच के भेज चुके होते हैं छोटा शकील को। तो छोटा शकील जो है कहते हैं कि खुद ट्रैवल करता है बैंकॉक वो जगह देखने के लिए। और दूसरी तरफ मेरे को एक और किस्सा याद आ रहा है, क्योंकि शैला रावल ने अपनी किताब गॉडफादर्स ऑफ क्राइम में एक चैप्टर में लिखा है कि छोटा शकील बैंकॉक गया था और वहाँ पे वो छोटा राजन से मिला था किसी डील को लेके, मतलब कि एक हथियारों की शायद डील होनी थी, कुछ एक इलीगल जो हथियारों की डील होती है, आर्म्स की जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाती है, जैसे कि माओवादी हो गए, इन सबको भी हथियार चाहिए होते हैं, तो इनको इलीगल वे से हथियार पहुँचाए जाते हैं। तो शीला रावल ने भी अपनी किताब में मेंशन किया है, तो लेकिन कि दोनों एक हथियार की डील के चक्कर में मिले थे, लेकिन छोटा शकील ने उसके बाद डिनाई किया कि जो शैला रावल ने अपनी किताब में भी लिखा है कि छोटा शकील ने डिनाई किया कि मैं छोटा राजन से अगर बैंकॉक में मिला होता तो मैं उसको वहीं ख़त्म कर देता। तो छोटा राजन की जब लोकेशन छोटा शकील ने बैंकॉक में देख ली, रोहित वर्मा की वो शॉप देख ली जहाँ पे वो ज्वेलरी का काम कर रहा था, गहनों का काम कर रहा था, और उसके बाद ये वापस होटल में आता है और अपने लड़कों को कहता है कि भाई अब किसी तरीके से अंदर जाके इसको ख़त्म कर दो। और ये सारी मीटिंग करने के बाद, हथियारों को दिलवाने के बाद, छोटा शकील कहते हैं अपनी वापस अपने होम टाउन पहुँच जाता है जहाँ पे वो रहता है। वहाँ से फ़ोन के ज़रिए फिर से अपने शूटर्स यानी मुन्ना झिंगाड़ा और बाकी लोगों की के साथ वो आपका संपर्क में रहता है। खैर, इसके आगे जो होता है वो ये इस प्रकार है कि एक दिन जो है ये काफ़ी ट्रैक कर रहे होते हैं और इनको अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा होता, क्योंकि छोटा राजन बहुत कम ही वहाँ से अपने घर से निकला करता था। और जब भी वो निकला करता था तो बीच में कभी जब निकला करता था तो वो अपने घर से निकलता था, घर से निकलने के बाद मेन रोड आ जाती थी, और मेन रोड पे वो बैंकॉक में टैक्सी करता था आपके रोहित वर्मा की शॉप पे जाने के लिए। तो वहाँ पे उसने अपनी कोई गाड़ी भी नहीं रखी हुई थी छोटा राजन ने अपने ट्रैवल के लिए, वो टैक्सी से ही वहाँ पे ट्रैवल करता था। और यहाँ पे उसका एक्सटॉर्शन का बिज़नेस चल ही रहा था। रोहित वर्मा जो है सबसे बात करके पैसा उगाही करता था, और जो फ्लैट था
वो भी फ्लैट जो है जिस जो बैंकॉक का जो फ्लैट था वो भी रोहित वर्मा यानी माइकल डिसूजा के नाम पे ही था। इसके बाद आगे जब एक दिन पता चलता है कि छोटा राजन जो है जन्मदिन आ रहा है, और ये किसी तरीके से एक अपने उसको व्यक्ति को तोड़ लेते हैं जो छोटा राजन के करीबी होता है और अंदर ही रहता है, शायद कोई नेपाली था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, और ये उसके साथ जो है केक लेके पहुंचते हैं। दूसरी तरफ छोटा शकील ये भी कह देता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो मास्टर प्लानर है, वो पूरी वहाँ बैठ के अपने घर से बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहा था कि कब मारना है, और जो पैसा कहते हैं कि जो केक वह डिलीवर वाले को दिया था वो भी बहुत मोटा पैसा दिया था। और उसके बाद ये सारे लड़के जो हैं उस बर्थडे वाले दिन पहुंचते हैं वहाँ पे, और छोटा शकील ये कह देता है कि फ़ोन ऑन रखना, मुझे सब कुछ सुनते रहना है। तो जो मुन्ना जगाड़ा होता है कहते हैं कि वो फ़ोन जो है अपनी जेब में रख के ऑन करके जो मेन गेट होता है वहाँ पहुँचता है। वहाँ पे ये गार्ड को कंट्रोल करते हैं, एक या दो गार्ड होते हैं वहाँ पे, उनको कंट्रोल करते हैं। जो लोकल थाई होते हैं वो गार्ड को वहीं रोक लेते हैं और मुन्ना झिंगाड़ा और सब ऊपर पहुँचते हैं। और ऊपर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जब देखते हैं घंटी बजाते हैं, रोहित वर्मा दरवाज़ा खोलने से पहले जो एक पिन होल होता है जिसमें से आप विजिटर को देखते हैं, उसमें से देख के वो देखता है कि कौन है, और वो देखता है सामने कोई केक लेके खड़ा है। तो उसको पता था कि आज जन्मदिन है तो केक मंगवाया गया है, और वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो मुन्ना झिंगाड़ा जो है गोलियां मारनी शुरू करता है रोहित वर्मा पे। और रोहित वर्मा पे कहते हैं कि गोली लगते लगते भी जो है वो जहाँ पे छोटे सामने वाला कमरा होता है वहाँ पे छोटा राजन होता है, और कहते हैं कि वो भागते हुए भी रोहित वर्मा जो है मतलब अब छोटा राजन को बचाने की कोशिश करता है और उस दरवाजे के बीच में आ जाता है। इसी बीच में रोहित वर्मा की वाइफ भी आती है निकल के बाहर, और जब रोहित वर्मा की वाइफ निकल के आती है तो उसके भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं। और उसके बाद जब ये गोलियों की बौछार होती है तो छोटा राजन जो है खिड़की से कूद के भाग जाता है। भागता क्या है, खिड़की से कूद जाता है, और उसकी जो एक वहाँ पे डस्टबिन होता है, एक बहुत बड़ा डस्टबिन होता है, उसमें जाके गिर जाता है, और उसकी जो है गोली जो लगी होती हैं उसकी गोली लगती हैं तो एक किडनी के पास से होके लगती है, और एक गोली उसके ऐस में लगती है छोटा राजन के, और वो बहुत एक तरीके से घायल हो जाता है। और ये बात सच है, अगर रोहित वर्मा उस दिन बीच में नहीं आया होता और वहीं रोका होता तो शायद छोटा राजन उसी दिन मर जाता। खैर दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि छोटा राजन ने जो है अपने कभी किसी टीम मेंबर को साथ नहीं दिया, उन पे कभी विश्वास नहीं किया, और उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया जब उनको ज़रूरत थी। जैसे कि इसका एक जीता जागता उदाहरण है रोहित वर्मा। और रोहित वर्मा ने अपनी जान गंवाई, लेकिन रोहित वर्मा की वाइफ को कोई भी सपोर्ट उसके बाद छोटा राजन ने नहीं दिया। खैर अब तो छोटा राजन अरेस्ट है, 2015 में अरेस्ट हो गया था। तो जब तक वो 2000 का किस्सा है, और इन 15 सालों में यानी 2015 तक उसने कभी भी रोहित वर्मा की वाइफ से ना बात की, ना उसे किसी तरीके की हेल्प करने की कोशिश की, जबकि रोहित वर्मा ने अपनी जान देके छोटा राजन की जान बचाई थी। इसके बाद पुलिस आती है और छोटा राजन को ले जाती है, और फिर इसके बीच में अब आते हैं भरत नेपाली और संतोष शेट्टी जब पहुंचता है, बुलाया जाता है छोटा राजन के द्वारा, तो वहाँ पे उसकी वाइफ भी होती है छोटा राजन की, सुजाता, जिसको नानी कहते हैं। और वहाँ पे जो है छोटा राजन अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत कुछ परेशान होता है। जो छोटा राजन संतोष शेट्टी को एक पेपर पे लिख के देता है कि सिक्योरिटी, और क्योंकि उसे अब भी डर था कि छोटा शकील जो मास्टर प्लानर है वो अब भी मेरे ऊपर हमला करवा सकता है। इसी बीच में ये हॉस्पिटल में था, और दूसरी तरफ जो छोटा शकील था उसका खास लड़का यानी मुन्ना झिंगाड़ा पकड़ लिया जाता है बैंकॉक पुलिस के द्वारा। वो उधर छोटा शकील जो है बैंकॉक पुलिस से जो एक मतलब जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसमें बिज़ी हो जाता है कहते हैं, और इधर छोटा राजन जो है संतोष शेट्टी और भरत नेपाली को
बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो भरत नेपाली और संतोष शेट्टी जुगाड़ करके, हिंदी भाषा में कहूँ तो जुगाड़ करके उसको वहाँ से निकालते हैं। और निकालने से पहले संतोष नहीं, छोटा राजन जो है एक टीवी पे इंटरव्यू भी देता है हॉस्पिटल में से, जो आज तक पे आया था। और उस फोटो में भरत नेपाली बैठा हुआ दिखता है। ये वो फोटो है जिस समय आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसमें भरत नेपाली छोटा राजन के साथ बैठा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद ये जो है, वहाँ से बैंकॉक से निकलने के बाद संतोष शेट्टी जो है, क्योंकि संतोष शेट्टी की अपनी भी एक पहचान थी है और थी वहाँ पे बैंकॉक में, खास करके वहाँ की आर्मी में, क्योंकि वहाँ पे वो लड़कियों में बहुत फेमस था आपके बैंकॉक में। और वहाँ से ये उसको कंबोडिया लेके जाता है संतोष शेट्टी और भरत नेपाली। और इसी बीच में भरत नेपाली जो है अपनी लाओस में एक ड्रग की फैक्ट्री भी लगा लेता है, जो कि वियाग्रा की होती है शायद। और कंबोडिया में कुछ दिन बिताने के बाद जब ये ठीक हो जाता है, तो ये वहाँ से अपना जो बेस बनाता है, इतना डर जाता है कि अपना जो बेस बनाता है कुछ टाइम तक एक जो मालवाहक जहाज़ होते हैं, यानी कि जो कार्गो शिप होते हैं, उसमें अपना बेस बना के सैटेलाइट फ़ोन से सबके संपर्क में रहता है। और कहते हैं कि साल भर तक, 1 साल तक जो है छोटा राजन जो है वहाँ पे शिप में रह के अपनी जान बचाई। वापस ये मलेशिया आता है और मलेशिया से आने के बाद ये कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ईरान भी जाता है। और ईरान में कहते हैं कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी हो गई थी, और वो गर्लफ्रेंड के साथ ये रहता था, और गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ रहता था। और दूसरी तरफ जो भरत नेपाली और संतोष शेट्टी एक अलग फ्लैट में रहते थे। और ये ईरान या मलेशिया, मैं अभी भी कंफर्म थोड़ा सा इसमें जगह को लेकर कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये सच है कि छोटा राजन की एक गर्लफ्रेंड थी जो शायद ईरान की थी या मलेशिया की थी। इन दोनों एक जगह में से वो दोनों जो हैं एक फ्लैट में रहते थे, और भरत नेपाली और संतोष शेट्टी एक फ्लैट में रहते थे। अब यहाँ से जब बात आती है, तो अब ये बदला लेने की बात आती है बैंकॉक के अटैक के बाद। तो बैंकॉक अटैक के बाद ये बदला जो लेता है शरद शेट्टी का मर्डर करके, क्योंकि शरद शेट्टी और दाऊद इब्राहिम बहुत ही खास दोस्त थे। तो चोट पहुँचाने के लिए शरद शेट्टी को ये मर्डर करता है। शरद शेट्टी मर्डर स्टोरी तो मैं आपको अलग से ही एपिसोड में सुना रहा हूँ, वो आप चैनल पे सुन भी सकते हैं। उसके बाद जो है छोटा राजन शरद शेट्टी के मर्डर के बाद से फिर अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ में इधर से उधर करता रहता है। इसी बीच में एक किस्सा होता है जो बड़ा ही फ़नी सा और इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। एक डॉन कितना डर सकता है, कितना घबराता है, इससे ये पता चलता है। ये सिंगापुर की बात है। छोटा राजन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ, और रेड लाइट पे वो उसकी गाड़ी आके रुकती है, और शायद किसी का बगल में से कोई स्कूटर या कुछ और गाड़ी निकल रही थी, उसका टायर बर्स्ट हो जाता है। उसका जो टायर जब बर्स्ट होता है, तो उसको ये लगता है छोटा राजन को कि उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई है। और वो गोली जो कि उसको ये लगा कि गोली चलाई है, वो डर के मारे दरवाज़ा खोल के वहाँ से भाग के किसी के फ्लैट में का दरवाज़ा खोल के घुसने की कोशिश करके अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। खैर इसके जो साथ के लोग थे वो उसको वापस गाड़ी में लेके आते हैं छोटा राजन को, और वापस उसको गाड़ी में बिठा के बताते हैं कि नहीं, ये टायर की आवाज़ थी, टायर फटने की आवाज़ थी, कोई गोली की आवाज़ नहीं थी। तो इससे ये दर्शाता है कि बैंकॉक अटैक के बाद छोटा राजन कितना डर गया था कि वो एक छोटी सी आवाज़ को भी गोली की आवाज़ समझने लगा था। इसी बीच में अब फिर से छोटा शकील इसके पीछे गैंग वॉर में जो होता है, गैंग वॉर है, इसमें छोटा शकील इसके पीछे पड़ा गया कि अब इसको फिर से ढूंढना है इसको। लेकिन छोटा शकील के पहले अटैक के बाद छोटा राजन इतना आप कह सकते हैं कि इतना सचेत हो गया था कि वो किसी से भी बात नहीं करता था। वो अपना नंबर भी हर किसी को नहीं देता था, और सबको खुद ही फ़ोन लगाता था, चाहे वो रिपोर्टर्स हो, चाहे कोई भी हो। रिपोर्टर्स से लेके अपने लड़कों को से लेके सबको वो खुद ही फ़ोन करता था, और अपनी लोकेशन हमेशा यूरोप में बताता था, जबकि वो हमेशा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया और फिजी जैसे कंट्रीज़ में छुपा रहा। अब एक बार की है कि अब इसको दोबारा ट्रैक डाउन करने की कोशिश करने के लिए फेक न्यूज़ प्लांट की जाती हैं, और फेक न्यूज़ ऐसी प्लांट की जाती हैं कि इसके बारे में कहा गया कि ये मरने वाला है, ये मर गया है।
तो इस तरह की न्यूज़ प्लांट करने से ये होता है कि जो बॉस होता है वो अपने लोगों को फ़ोन करता है, और ये इस तरह की न्यूज़ जो प्लांट होती हैं, फेक न्यूज़ जो होती हैं, कई बार दूसरे गैंगस्टर्स चलवाते हैं। चलवाने से मतलब है कि वो उड़वा देते हैं कि भाई मर गया। तो आदमी कौवा कान ले गया, या कान को नहीं देखता कौवा को देखता है वाली कहावत यहाँ पे फिट बैठती है। वहाँ से जो है एक खबर उड़वाई गई, और कि छोटा राजन की डेथ हो गई है किडनी फेलियर से। और छोटा राजन ने इस खबर को डिनाई करने के लिए दीपक शर्मा आज तक को फ़ोन किया, और कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं यूरोप में हूँ। जी हाँ, कौन नाना बोल रहे हैं? जी नाना बोल रहा हूँ, राजन बोल रहा हूँ भैया। हाँ ये क्या सारी मीडिया मतलब किडनी या फेल हो गई, न ये हो गया न वो हो गया, आई डोंट नो ये खबर क्या, मतलब अजीब सी खबर है। लोग कैसे इतनी मतलब इतनी सारी मीडिया में इस तरह की बातें आ रही, क्यों ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, उसमें खबर आई है कि आपकी किडनी का प्रॉब्लम है, आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। भाई साहब ये कभी हुआ ही नहीं था। आप मेरे ख्याल से आप उस वक्त आप आए थे ना, मेरे ख्याल से आप भी थे ना वहाँ पर। नहीं, एक हमारे और कलीग थे जो आए थे वहाँ पर। जी हाँ वो थे, और वो एक नहीं, आर्मी वाले भी थे। जी, तो ये काफी लोग थे उस time में। ये मसला कैसे हुआ, क्या आपको लग रहा है? तो ये मेरे ख्याल से दाऊद कर रही है। तो वो अपने इससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वो ठीक ठाक है और सही है। लेकिन इसी बीच में संतोष शेट्टी, भरत नेपाली, और बालू डोकरे, खैर भरत नेपाली तो का भी मर्डर हो जाता है, और संतोष शेट्टी भी छोटा राजन से अलग हो जाता है अपने बिजनेस की वजह से, क्योंकि छोटा राजन जो है छोटा राजन जो है संतोष शेट्टी से उसका एक होटल जो है बालू डोकरे के नाम करवा लेता है। कहता है कि भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं, और तुम एक काम करो कि ये होटल मेरे नाम कर दो, जो इंडोनेशिया का होटल है, और इसको तुम बालू डोकरे के नाम कर दो। तो संतोष शेट्टी भी कहते हैं कि इस बात से बहुत आहत हुआ कि भाई जब इसकी जान पे बनाई थी और मैंने इसकी हेल्प की थी, और ये आज मेरे साथ ही वही कर रहा है जो रोहित वर्मा की वाइफ के साथ किया, कि उसको अलग छोड़ दिया। वहाँ से संतोष शेट्टी भी अलग हो जाता है। इसी बीच में छोटा शकील फिर एक किसी तरीके से ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के बाद बालू डोकरे को ख़त्म कर देता है। बालू डोकरे पे स्टोरी मैंने इसी दास्तान सीरीज़ में अलग से की है, वो आप अलग एपिसोड में सुन सकते हैं। जब संतोष शेट्टी भी अलग हो जाता है तो इसी बीच में एक और नाम आता है, वो है संतोष सावंत का। जब संतोष सावंत है वो छोटा राजन के लिए बहुत सारे काम करने शुरू करता है, यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन से लेके उसके जो होटल्स हैं उसका मैनेज करना। लेकिन दूसरी तरफ छोटा शकील अभी भी उसको ढूंढ रहा था। ये किस्सा जो है संतोष शेट्टी के अलग होने से पहले का है। छोटा राजन और संतोष शेट्टी एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं आपके ब्रुसेल, सिंगापुर से, और इंग्लैंड के पासपोर्ट पे छोटा राजन ने अपनी आईडी दिखा रखी होती है। और वहाँ से ये जो है जब इमिग्रेशन में पहुंचता है ब्रुसेल्स के, तो वहाँ पे इसको इमिग्रेशन वाले इसको शक के घेरे में ले लेते हैं, ऐसे कि उनको लगता है कि ये शायद नकली पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको जैसा ये पासपोर्ट में दिखाया गया है। तो वहाँ के ब्रुसेल के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बिग वैन टावर जो है वो इंग्लैंड का बहुत फेमस टावर है, लेकिन छोटा राजन जो है उसका आंसर नहीं दे पाता है कि वो क्या है, और उस पर वहाँ पे इनको शक होता है। तो फिर से जैसे कि संतोष शेट्टी फिर से एक बार इसको वहाँ से निकालता है, कहते हैं कि 1 लाख पाउंड का कुछ खर्चा करके ये किसी तरीके से वहाँ से निकालते हैं, और ये वापस, क्योंकि ये सिंगापुर से आए थे, इनको वापस सिंगापुर जो है ब्रुसेल डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ब्रुसेल में जब डिपोर्ट होते हैं तो ये हो गया था कि शायद सिंगापुर में अरेस्ट हो जाएगा छोटा राजन। तो छोटा राजन को वहाँ से भी ये निकालता है संतोष शेट्टी, और सिंगापुर से जो इंडोनेशिया का जो बाउंड्री वाला आप कह लीजिए जहाँ पे भांतम आइलैंड है, वहाँ का जो दूरी है कुछ शायद 15-20 मिनट की है बाय बोट। तो उसमें जो है जो संतोष शेट्टी का एक दोस्त होता है स्टीफन, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो स्टीफन नाम का एक व्यक्ति होता है जो शायद कैप्टन है,
और संतोष शेट्टी के कहने पे वो सिंगापुर से बाय अपनी बोट से इसको भांटम आइलैंड ले जाते हैं, जहाँ पे इनकी ड्रग फैक्ट्री और इनका होटल हुआ करता था। खैर ये तो एक किस्सा मैंने बीच में ऐसे ही जोड़ दिया, और ये एपिसोड में भी था, लाइफ ऑफ माफिया सीरीज़ के एपिसोड में भी था। अब यहाँ से जब छोटा शकील इसको ट्रैक डाउन कर रहा होता है और ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में, अब ऑस्ट्रेलिया में पता चलने के पीछे कुछ दो लोगों के नाम आते हैं जो इनके मुंबई के छोटा राजन का दोस्त, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं लेना भी, सच्ची बताऊं मैं हर किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि बाद में जो लोग, कुछ लोग होते हैं वो फ़ोन करके डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, तो मैं कुछ लोगों के नाम लेने से हमेशा बचता हूं जब तक मैं दिल्ली मुंबई में रह रहा हूँ। अगर जिस दिन मैं इंडिया से बाहर रहूँगा उस दिन मैं शायद सबके नाम ले सकूँगा। खैर उसके बाद ये जो इसके दो लोग हैं जो इसका हवाला का बिज़नेस संभालते हैं, कहते हैं कि उनको जो है छोटा शकील तोड़ लेता है और कुछ पैसे खर्च होते हैं, और वो लोग जो हैं आपके जो छोटा राजन का जो कुक होता है जी, यानी खान सामा, उसको तोड़ लेते हैं। कहते हैं कि इस पूरे तोड़ने में छोटा शकील ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए और सबको पैसा दिया है, जो उसके छोटा राजन के खास आदमी रहे, खान सामा से लेके और दूसरे लोग। और जो खान सामा होता है वो पासपोर्ट की फ़ोटो भी छोटा शकील को भेज देता है, और कहते हैं कि एक फ़ोटो छोटा राजन की करंट की कि वो कैसा दिखता है, और वो भी छोटा शकील को भेज देते हैं। और वो फ़ोटो थी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे नहीं मिली, और वो छपी भी थी एक जगह, वो पब्लिश भी हुई थी वो फ़ोटो ये थी कि छोटा राजन जो है एक समुद्र के किनारे टोपी लगा के खड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में वो फ़ोटो थी। वो फ़ोटो एक न्यूज़ मैगज़ीन में पब्लिश भी हुई थी, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाई। मैंने वो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरी टीम ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट के माध्यम से, और पुरानी मैगज़ीन्स को निकालने में वो हमें नहीं मिली। अगर कभी मिलेगी तो मैं किसी दूसरे एपिसोड में वो आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ से खान सामा ने पूरी डिटेल इनको इस दोनों जो छोटा राजन के दो जो हवाला का पैसा इधर से उधर करते थे उसको दी, और वहाँ से छोटा शकील पे पहुँचती है। अब ये बात जो है, छोटा शकील जो है अपने शूटर्स को तैयार कर रहा होता है, वो फ़ोन कॉल जो है इंटरसेप्ट कर लेती है इंडियन गवर्नमेंट। और इंडियन कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जब इंटरसेप्ट कर लेती है और वहाँ से किसी तरीके से ये खबर छोटा राजन को भी पता चल जाती है। जब कॉल्स इंटरसेप्ट होती हैं वो बहुत सीक्रेट रखी जाती हैं, वो कभी किसी को नहीं बताई जाती, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें खुल जाती हैं। और ये बात अपने इंटरव्यू में भी छोटा शकील ने शैला रावल को बताई थी कि भाई हम बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया गए थे और मैं खुद गया था मानने छोटा राजन को, लेकिन आपकी एजेंसी ने मेरी फ़ोन कॉल सुन ली थी और उसको छोटा राजन को भगा दिया। बताइए क्या बात है, आपने फिर एक बार कारनामा किया 2000 के बाद में, सचमुच में छोटा राजन को मारने गए थे ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल गए थे, इसमें कोई शक थोड़ी है। क्या किया था? जब आपकी इंटेलिजेंस ने इसको अगर ओपन किया है तो इसमें मेरे से पूछने की जरूरत क्या है? वो तो आपके सामने ओपन है। फिर नहीं, आपके कारण मैंने तो नहीं कहा कि मैं मारने गया था, ये तो इंटेलिजेंस ने ओपन किया ना कि ये कॉल हमने रिकॉर्ड की है और इसको डिकोड किया हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया में मारने गया था। ये सब सारी चीजें तो उन्होंने ओपन की है। तो अभी आप पूरी बात बता दीजिए, अगर आधी बात उन्होंने ओपन की है तो। पूरी बात तो आप सुन ही रही है, रोज टीवी और पेपर में आ ही रहा है कि हाँ गए थे करने के लिए, उससे पहले वो निकल गया, लीक हो गई बात। ये उसके वर्ड्स थे छोटा शकील के शैला रावल के एक इंटरव्यू में। अब या वहाँ से जब छोटा शकील के बारे में छोटा राजन को पता चलता है कि ये मुझे मार डालेगा, तो वो वहाँ से छोटा राजन वापस बाली आने को कोशिश करता है, और वो बाली आता भी है, क्योंकि बाली वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि वहाँ पे उसने अपना होटल का बिज़नेस संभाल रखा था, और सब बिज़नेस उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया से वो हमेशा जुड़ा रहा, खासकर मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया से। तो इस वजह से वो हमेशा अपने आप को सेफ जोन में, छोटा राजन इज़ ऑलवेज कहता था कि मेरे लिए जो सेफ जोन है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया है। और ये वहाँ से जो है फ्लाई करता है मोहन कुमार के पासपोर्ट के नाम पे, और वहाँ पे ये अरेस्ट हो जाता है।
अब अरेस्ट जो होता है उसमें भी बहुत कहानी है कि लोग कहते हैं कि इसने जानबूझ के सरेंडर किया क्योंकि ये भागते भागते थक गया था, डर से जीते जीते थक गया था। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जो अब ये इंडियन एजेंसीज़ के लिए किसी तरीके का कोई फ़ायदेमंद सौदा नहीं रहा था, तो इसलिए इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। खैर मुझे नहीं लगता कि ये छोटा राजन कभी भी इंडियन एजेंसीज़ के लिए फ़ायदे का सौदा रहा हो या नहीं रहा हो, इसमें बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा है। और दूसरी तरफ उसकी एज भी हो गई थी कि वो बहुत भाग दौड़ी करता रहता था, मतलब परेशान हो गया था, इस वजह से उसने सरेंडर कर दिया। अब की जो करंट की स्थिति है छोटा राजन की वो ये है कि वो तिहाड़ जेल में बंद है और कभी वो बाहर नहीं आता है, कभी भी पुलिस उसको बाहर नहीं लेके आती है। सारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, क्योंकि सबको डर है कि ये जैसे ही बाहर निकलेगा इसको कोई ना कोई मार डालेगा। और यहाँ तक कि एक न्यूज़ अभी हमेशा आती रहती है कि छोटा शकील जो है उसको जेल में भी मारने की कोशिश कर रहा है, कुक के द्वारा वहाँ के कुक बदल दिए गए हैं बार बार। ये खबरें आती रहती हैं, इसमें कोई कह नहीं सकता कि सच कितनी है और झूठ कितनी है। और दूसरी तरफ वो अपने किडनी की प्रॉब्लम से परेशान है और बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और कुछ लोग तो न्यूज़ में ये भी आई थी खबर कि वो जल्दी ही मर सकता है अपनी बीमारी से। तो ये जो कहानी थी जो मैंने आज आपको सुनाई ये बहुत लंबी भी हो गई और ये मैंने थोड़ी सी डिटेल में भी सुनाई, क्योंकि ये मेरा एक एपिसोड था लाइफ ऑफ माफिया सीरीज़ का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड था, ये उसकी पूरी कहानी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और भी कोई स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और मेरे से कांटेक्ट में रहने का सबसे आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वेट करिए अगले एपिसोड का, जल्दी ही मिलेंगे।